प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। दक्षिण के वास्ते उपराष्ट्रपति के रास्ते महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जगदीप धनखड़ ने आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा आकस्मिक चुनाव की नौबत आन पड़ी। चुनाव आयोग ने तुरंत चुनाव कार्यक्रम घोषित भी कर दिया। 21 अगस्त तक नामांकन होना है, जरूरत पड़ने पर 9 सितंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल ने मनन करके महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल और तमिलनाडु की राजनीति का अरसे से चेहरा रहे सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी के तौर पर चयनित किया। पहले भाजपा संसदीय बोर्ड में नाम तय हुआ और उसके बाद एनडीए के घटक दलों से इस नाम पर सहमति ले ली गई। तो कुल मिलाकर एनडीए के प्रत्याशी हो गए सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के साथ राजनीतिक प्रेक्षक इस नतीजे पर पहुंचे कि भाजपा ने तमिलनाडु को साध लिया। तमिलनाडु में फरवरी-मार्च 2026 में चुनाव होने विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर अपनी संभावनाओं को तलाश कर रही है। उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी वहां के सत्तारूढ़ दल यानी डीएमके के स्टालिन के लिए खासी चुनौती बनेगी। स्टालिन ने अगर समर्थन नहीं किया तो वहां के मतदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और समर्थन किया तो कांग्रेस के साथ संबंधों में खटास आएगी, विपक्ष की एकता भी प्रभावित होगी। दांव अच्छा था, पर इंडिया ने भी दांव चल दिया, मतलब विपक्षी दलों के गठबंधन ने राधाकृष्णन जी के मुकाबले सुदर्शन जी को ला दिया। यह सुदर्शन चक्र नहीं है, बल्कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं सुदर्शन जी। सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इच्छा जताई थी कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को हमें प्रत्याशी बनाना चाहिए, तो तमिलनाडु के राधाकृष्णन के मुकाबले आंध्र प्रदेश के सुदर्शन जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश के सुदर्शन जी की उम्मीदवारी के चलते जो संकट राधाकृष्णन जी के कारण स्टालिन जी को था, वो संकट अब एनडीए के प्रमुख घटक चंद्रबाबू नायडू को है और उनके प्रतिद्वंदी जगन रेड्डी को भी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कौन किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प होता है। इसके अंतर्गत केवल सांसदों को ही वोट देने का अधिकार होता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल सांसद हैं वो इसके अंतर्गत मतदान करते हैं। सामान्य तौर पर संख्या बल के लिहाज से एनडीए प्रत्याशी की जीत में कोई संदेह नहीं है, पर समीकरण क्या खेल दिखाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में शांत प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे पसंदीदा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। जब कभी ऐसी दुविधा भरी स्थिति होती है हम उन्हें याद करते हैं। और इनके बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी भी हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शांत प्रकाश जी से करते हैं। फिरकी डाली दी आपने, सामने वाले ने शॉट नहीं लगाया बल्कि खुद भी गूगली डाल दी। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी, राधाकृष्णन जी के मुकाबले सुदर्शन जी, कौन किसको ज्यादा दुविधा में डाल रहा है? देखिए, कोई दुविधा नहीं है। सीपी राधाकृष्णन जी का नाम जो है हमने और हमारे घटक साथी ने मिलकर के तय किया और उसको जो है कल अमली जामा दिया कि वो रहेंगे हमारे उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में। क्योंकि सबकी सहमति है, इस कारण से किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या किसी प्रकार की पैंतरेबाजी वाला विषय नहीं है, बल्कि आनंद और जस्टिस का, आपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हाल तो आपने देखा ही। तो इनको तो चुना ही जाना था, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। मगर किसी सूरत में वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, अच्छा बहुमत है, और साथ ही साथ विजन क्लियर है। हमने जो काम किया है देश के लिए, उस काम को देख करके ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य दलों के जो सांसद जो है विदेश गए, उन्होंने कार्यशैली देख ली, तो मैं समझता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस के भी जो सांसद हैं जो इनके साथ में हैं, वो भी हमारे ही प्रत्याशी को वोट करेंगे। अच्छा, एक बार बताओ शांत प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा ही विस्तृत दल हो चुका है। अनुभवी राजनेताओं की कमी नहीं है, योग्य नेताओं की कमी नहीं है। 5 बार के सांसद, 7 बार के सांसद, 8 बार के सांसद, 4 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री,
लंबी फेरिस्त है। इसके बीच में आप खोज कर किसे लाए? सीपी राधाकृष्णन जी को। अपने जीवन काल में कुल जमा 6 साल सांसद रहे, 1998 से 99, 99 से 2004। पिछले 20 साल से वो सांसद के तौर पर चुनाव नहीं थे। कुल जमा 2 साल पहले आपने उन्हें राज्यपाल बनाया। इसके बावजूद भी जब उपराष्ट्रपति के लिए चयन की बात आई तो पूरे देश में भाजपा के नेताओं के बीच आपने सबसे बेहतर सीपी राधाकृष्णन जी को पाया। वाकई आप सीपी राधाकृष्णन जी की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें प्रत्याशी बनाए, या तमिलनाडु में 6 महीने बाद चुनाव होना है, वहां के समीकरण ने आपको सीपी राधाकृष्णन जी को सबसे उपयुक्त पाया? तमिलनाडु को जीतना है, इसलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी को होना है। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी? देखिए हिमांशु जी, आप हमारी कार्यशैली को नहीं समझ पाएंगे जी। हम जिस तरीके से इसीलिए तो आपकी मदद ले रहे हैं शांत प्रकाश जी। आप जैसा अनुभवी प्रवक्ता बुलाते ही इसलिए हैं कि आप हमें समझाएंगे कार्यशैली को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, तो जिस तरीके से एक जो आकलन कर रहे थे लोग कि फलां जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर बना कौन, इसकी कभी कल्पना नहीं की। दिल्ली में कौन बना, इसकी कभी कल्पना नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अनुभवी है, वो चुनाव लड़ता है, इस वजह से उसको वेटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी भी स्थान पर जो है ना स्थान मिल सकता है। ये हमारी काम करने की शैली है। ये सभी कार्यकर्ताओं वो तो ठीक है शांत प्रकाश जी, आपने असल सवाल का उत्तर नहीं दिया। सवाल था सीपी राधाकृष्णन क्यों? सीधे शब्दों में इसे समझाइए ना। सीधे शब्दों में समझाया ना कि वो अनुभवी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और वो एक मिसाल भी बनेंगे तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए जो काम कर रहे हैं। वो ये ना समझे कि अगर हम सांसद नहीं बने हैं या सांसद एक मर्तबा बने हैं तो हम काम करना छोड़ दें। सीपी राधाकृष्णन जी ने उस चीज को जारी रखा और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट उनको मिल गया। उनको उसका बेनिफिट मिल गया। वाकई राधाकृष्णन जी को बेनिफिट मिला। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। राधाकृष्णन जी की पहेली का उत्तर बी सुदर्शन रेड्डी। सुरेंद्र जी थोड़ा रोशनी देंगे। घिर गए आप तमिलनाडु में तो भाजपा को उलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में बी सुदर्शन रेड्डी जी को खोज लाए। जो स्टालिन की गति होगी वो चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी की होगी। क्या कहते हो सुरेंद्र राजपूत जी इस चाल पर, इस दांव पर? हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं पंडित जी। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में लुगे लोग। आप इस चीज को देखो ना, बड़ा मजेदार आज किस्सा किया नरेंद्र मोदी जी ने अपनी क्या नाम लोकसभा में एनडीए की बैठक में। उन्होंने कहा भाई ये राधाकृष्णन जी जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये राधाकृष्णन जी हैं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं बाकी की तरीके से खेल नहीं करेंगे। इसी बता दिया कि मुझे पपेट चाहिए। धनखड़ जी जैसा आदमी अगर आपको चाहिए, अगर लोकतंत्र को धनखड़ जैसा आदमी चाहिए जो ना सत्ता पक्ष का हुआ ना प्रतिपक्ष का हुआ, तो आप राधाकृष्णन जी को चुन लो। और अगर आपको एक कानूनविद चाहिए, आपको एक समाज सेवी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए जो संविधान को भी जानता, संविधान की रक्षा करने को भी जानता, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, जिस आदमी ने गोवा में लोकायुक्त पद पर काम किया हो, टीडीपी के साथ भी काम किया हो, अगर आपको इस तरीके का वाइड रेंज का आदमी चाहिए जो लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्यसभा में एक सभापति के तौर पर सभापति के पद को सुशोभित कर सकता है, तो आप श्री बी सुदर्शन रेड्डी को चुनिए। सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे, हमारे खिलाफ भी फैसले आए, सलवा जुडूम के भी खिलाफ फैसले आए, उन्होंने काले धन पर जो 2011 का फैसला दिया वो भी आया। तो आप इस चीज को देखिए, संविधान को बचाने वाले अगर लोगों को आप चाहिए तो आप भी सुदर्शन रेड्डी को सुनिए। और अगर आपको धनखड़ जैसा आदमी फिर से चाहिए तो आप राधाकृष्णन जी को चुन ले। क्यों? प्योर पॉलिटिकल आदमी है, प्योर संघ के आदमी है, प्योर सारी चीजें हैं। आप तमिलनाडु और आंध्रा को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आपने हमें फंसाने की कोशिश की,
आप वहां पर खुद फंस गए कि एक ऐसा शख्स सामने आ गया जो तेलुगु बिड्डा के रूप में, आज की डेट में तेलुगु देशम के लिए भी देखना होगा वो तेलुगु बिड्डा के लिए क्या करेंगे, और आज की डेट में जगन मोहन रेड्डी साहब को भी देखना होगा कि वो जो तेलुगु प्राइड है, तेलुगु बिड्डा है हमारा, उसके लिए वो क्या करेंगे। अब हम तो दो तीन चीजें बड़ी साफ साफ कहते हैं, एकदम बड़ी दाएं बाएं की कोई बात नहीं। ये कह रहे थे राजनाथ सिंह जी ने कॉल किया अपना कैंडिडेट बनाने के बाद कि सर्वानुमति। हमने कहा भाई कैंडिडेट घोषित करने के बाद कहां से सर्वानुमति होती है? सर्वानुमति तो अब एक पक्ष पे हो सकती है कि आइए आप जो है राधाकृष्णन जी को की जगह पर सुदर्शन रेड्डी जी को सपोर्ट कर दीजिए, सर्वानुमति हो जाएगी। आप इस चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वानुमति के नाम पर कैसे खेल खेलती है। हिमांशु भाई आपको एक उदाहरण देता हूं, चूंकि आप पढ़ते उसमें उस तरीके के पत्रकार हैं जो वास्तव में पढ़ करके निकलते हैं। सर्वानुमति होती है लोकतंत्र में विश्वास के साथ में। लोकसभा के अध्यक्ष का पद जो है वो सत्ता पक्ष के पास रहता है और प्रतिपक्ष के पास रहता है उपाध्यक्ष पद। ये एक परंपरा है, इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन आपने देखा कि कितने समय से लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, प्रतिपक्ष को दिया क्या? नहीं दिया। और प्रतिपक्ष को तो छोड़ दीजिए, राज्यसभा में जैसे इन्होंने उसको दे रखा था, जेडीयू को दे रखा था, ऐसे ही क्या लोकसभा में दे दिया क्या? नाम मात्र के लिए भी दे दिया। तो सर्वानुमति के नाम पर ये लोग जो लोकतंत्र से धोखाधड़ी करते हैं, संसद में जो धोखाधड़ी करते हैं, आम जनता से जो वोट चोरी के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, इनके ऊपर कैसे विश्वास करें? अगर मैं सुरेंद्र जी एक बात जानना चाहता हूं, जो इतने प्रतिष्ठित न्यायविद रहे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी देश के संदर्भ में अपनी सेवाएं दी, उनको आपने अपनी राजनीति का औजार क्यों बना लिया? संख्या बल आपके पास है नहीं। समीकरण अतीत का बताता है कि मार्केट अलवा को आपने किस तरीके से पराजय का स्वाद चखाया था। ये सुदर्शन रेड्डी जी को उम्र के 80वें मुकाम पर आप अपना हथियार बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए? इस पर थोड़ा दृष्टि दो ना सुरेंद्र राजपूत जी। बाकी तो सब ठीक है, भाजपा जो कर रही है, एनडीए जो कर रहा है, पर आप 80 साल के एक बुजुर्ग को, जिसका एक प्रतिष्ठित जीवन रहा, उनको तयशुदा पराजय की ओर क्यों ला दिए? ये जानने में दिलचस्पी है सुरेश जी, थोड़ा रोशनी दीजिए। हिमांशु जी, जब 9 तारीख को रिजल्ट आएगा तब आपको आश्चर्य के गोते लगाने पड़ेंगे और हो सकता है शायद आपको अपने शब्द भी वापस लेने पड़े। पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, हम राजनीति कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। संघ के एक कार्यकर्ता और ओहदेदार को उपराष्ट्रपति पद बता करके और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि साहब ये जो हमारा प्रत्याशी है कोई खेल नहीं करेगा। तो राजनीति खेल उनके लिए है, हमारे लिए राजनीति एक सीरियस विषय है। हम चाहते हैं कि जो उच्च सदन है वो मर्यादाओं से चले, परंपराओं से चले, संविधान से चले। जगदीप धनखड़ की तरीके से न चले, न चलाए जगदीप धनखड़ की तरीके से, जिनके ऊपर ना सत्ता पक्ष को भरोसा रहा और ना प्रतिपक्ष को भरोसा रहा। ये पहला उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, जिनके ऊपर ना सत्ता पक्ष को भरोसा था ना प्रतिपक्ष को भरोसा होता, तो उनकी इस तरीके से इस्तीफा नहीं लिया जाता। तो सुरेंद्र राजपूत जी आश्वस्त हैं कि 9 तारीख को वो आश्चर्य के गोते खिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। पर हमारे साथ में इन चीजों को बहुत बारीकी से जानने वाले भगवान देव इसरानी जी मौजूद हैं। किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, पर सदन की व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से जानते हैं। सामान्य बहुमत की जरूरत है उपराष्ट्रपति में। 542 सीटें हैं लोकसभा की, 245 में से 240 सीटें भरी हुई हैं राज्यसभा की। संख्या बताती है कि 782 सांसद में 391 वोट बहुमत के लिए चाहिए। इसरानी जी, एनडीए 422, विपक्षी गठबंधन 312। फिर भी सुरेंद्र राजपूत जी ने दावा किया है आश्चर्य में डुबो देने का, हमें गोते लगा देने का। आपकी समझ, आपका आकलन जानने में दिलचस्पी हमारी। नहीं बात सही है। संख्या बल के हिसाब से जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पीछे है। लेकिन हमारा ये सोचना है कि भाई इस मामले को, जैसे उन्होंने तमिलनाडु की अस्मिता के हिसाब से एक खेल खेला, जिसको अपन राजनीतिक खेल कहते हैं, ऐसे इन्होंने आंध्र का खेला। अगर आंध्र में आज मान लो ये चाहे जगत मोहन रेड्डी हो, चाहे नायडू हो, चाहे चंद्रशेखर हो,
ये अगर खेल करते हैं तो खेल तो बदल ही जाएगा, बहुत बदल जाएगा। तो ये बात अब राजनीति में एकदम मैदान छोड़ के भागना भी, आज की जो परिस्थितियां चल रही, जैसी देश में परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें अगर प्रतिपक्ष मैदान में खड़ा हुआ है तो इससे लोकतंत्र मजबूत ही होता है। अच्छा, एक बार बताइए रानी साहब, ये राज्यसभा के चुनाव के समय पे वोटिंग को लेकर बड़े विषय रहते हैं। ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, इसमें वोट की गोपनीयता के संदर्भ में, विप के संदर्भ में क्या कुछ कानून कहता है? क्या इसमें पार्टी के निर्देशानुसार ही सांसद को वोट करना होगा, या अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दे सकते हैं और किसी को बताए बगैर भी वोट दे सकते हैं? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, राज्यसभा के चुनाव में, देखिए राज्यसभा का चुनाव इसी पद्धति से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की दृष्टि से होता है, और ये भी होता है। लेकिन इसमें और राज्यसभा चुनाव में फर्क इतना ही है कि ये गोपनीय होता है और आप अंतरात्मा की आवाज से दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी वोटिंग कर सकते हैं, जो कि राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। तो गोपनीयता का जहां तक सवाल है, इसमें कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो गोपनीयता के नाम से अगर नहीं, कोई इसमें दल बदल कानून तो लागू नहीं होता, पर राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में हम देखते हैं कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मौजूद रहता है और जो मतदाता है वो किसको वोट दे रहा है ये पहले दिखाता है और फिर अपना वोट डालता है। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही प्रक्रिया रहेगी, जैसे में सांसद को अपना वोट राजनीतिक दल के व्यक्ति को दिखाना होगा, या वो अपना वोट किसको दे रहा है उसकी मर्जी पर है, उसे किसी को नहीं दिखाना है? इस पर थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें किसी को दिखाना नहीं है उनको, इसमें विप लागू नहीं होता है, इसमें दल बदल विधेयक लागू नहीं होता है, दल बदल कानून लागू नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है गोपनीयता की दृष्टि से। अब वही तो इसी दृष्टि से उन्होंने ये खेल चल रहा है कि मान लीजिए अगर आप बीजू जनता दल है या आंध्र प्रदेश के तीनों दल हैं, अगर इस तरीके से अगर अंतरात्मा की आवाज बुलंद हो जाती है तो काफी कुछ बदल सकता है। मैं वापस आता हूं शांत प्रकाश जी। शांत प्रकाश जी, आपने अपने राधाकृष्णन जी को तो प्रत्याशी बनाया, योग्य हैं, सक्षम है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, विचारवान नेता हैं, तमाम खूबियां आपने बताई, आपने महसूस की, उन्हें प्रत्याशी बनाया। पर जो विपक्ष ने प्रत्याशी उतारा है उनके संदर्भ में आपका आकलन क्या है? टाइम पास है, एक अयोग्य व्यक्ति को मैदान में उतार दिया गया है, या आपको मानना है कि गंभीर चुनौती आ गई है, एक बेहद सुयोग्य, बेहद सक्षम प्रतिद्वंदी सामने आ गया है? क्या आकलन है आपका बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं और किसी प्रकार की ऐसी बात, मैंने कहा ना कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको राजनीतिक जो पैमाना है उस पर उनको आकलन किया जाए। मैं अपनी मर्यादाओं से भी बंधा हुआ हूँ, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने इनसे पूछा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कि आपने उनको क्यों इस उम्र के पड़ाव पर इस तरीके से झोंक दिया है, ये प्रश्न जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि राजनीति जहां हो रही है वहां पर तमाम तरीके की छींटाकशियां भी होती हैं, और सारा जीवन इनका बहुत सम्मान के साथ चूंकि बीता है, तो वो छींटाकशियां जो हैं वो स्वाभाविक बात अच्छा नहीं लगता। मैं अपने प्रत्याशी के बारे में ही कहना चाहूंगा कि हम और हमारे तमाम घटक जो हैं वो हमारे प्रत्याशी के साथ में, और जो निर्णय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है उसके पक्ष में, और उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए अंतरात्मा से भी हमें वोट जो है दूसरे दलों से भी मिलेंगे। मुझे नहीं, दो प्रत्याशी हैं, एक हैं सुदर्शन जी, बी सुदर्शन जी, एक हैं राधाकृष्णन जी। लोग राधाकृष्णन जी को वोट दें तो क्यों दें? क्या उनमें बेहतर है बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले? इस पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना, आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी में इजाफा हो हम लोगों के। देखिए, मैंने कहा ना कि वो हमारे चयन किए हुए हमारे प्रत्याशी हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे जो सहयोगी जो घटक हैं, उन्होंने सबने मिलकर के इसको तय किया है, और स्वाभाविक बात है हमारा माल सबसे बेहतर है, हमारा प्रत्याशी सबसे बेहतर है, और हमें उसको जिताना है, भारी बहुमत से जीत उसको हासिल करानी है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपका कहना है कि हम ये नहीं बताएंगे कि आपके प्रत्याशी में क्या बेहतर है,
बस हमारा प्रत्याशी है इसलिए बेहतर है। मतलब आप सुदर्शन जी के मुकाबले राधाकृष्णन जी की ऐसी खूबियां खोज नहीं पाए कि हमें बता पाते कि देखो हमारे प्रत्याशी में विपक्ष के प्रत्याशी के मुकाबले देखो ये खूबियां हैं, इसलिए उनको देश का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। हिमांशु जी जी, एक व्यवहारिक जीवन में आप देखें, मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरा परिवार जिसको मैं तय करता हूं वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरीके से हमारे परिवार के हैं और वो जो है राधा कृष्ण जी, तो हमारे परिवार के, तो हम उनको श्रेष्ठ साबित भी करेंगे, उन्हें जिताएंगे भी, हमारी तो ड्यूटी भाई है। ये दलील है शांत प्रकाश जी के। पर अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं और सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछता हूं, भाई दो प्रत्याशी हैं, एक राधाकृष्ण जी हैं, उनका भी एक सार्वजनिक जीवन रहा है, समर्पित जीवन रहा है। दूसरी तरफ में विपक्ष के प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी। क्यों राधाकृष्णन जी के मुकाबले सुदर्शन रेड्डी जी को वरीयता दी जाए? केवल इसलिए कि विपक्ष के वो प्रत्याशी हैं, आपने उन्हें चुना इसलिए दे दिया जाए, या कुछ और खूबियां भी उनमें हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि राधाकृष्ण जी के मुकाबले उनको वरीयता मिलनी चाहिए? सुरेंद्र जी। बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक नहीं अनेक खूबियां बताता हूं श्री बी सुदर्शन रेड्डी साहब की। कानूनविद हैं, संविधान को समझते हैं, संविधान और संविधान की मर्यादाओं को जो राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कथित रूप से तार तार किया गया, जिसकी वजह से विपक्ष उनके खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए मजबूर हुआ और जिसकी ही वजह से सत्ता पक्ष उनको हटाने के लिए मजबूर हुआ। ये पहले मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो राज्यसभा के सभापति के रूप में, जिनको सदन के दोनों ही तरफ के लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं था। अगर आपको ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व चाहिए तो मोदी जी के शख्स को चुनिए जो राधाकृष्णन जी हैं, जो एक बीबीए पास है, जिनकी एकमात्र खूबी है कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं और साउथ इंडिया में संघ के प्रचार और प्रसार में उनका काम लगा है। उन्होंने देश के नाम पर क्या सेवा की है, सार्वजनिक जीवन की क्या सेवा की है, अननोन है। 6 साल या 5 साल वो देश की संसद में रहे हैं, उनका क्या काम रहा है वो अननोन है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत इस पर। लेकिन दूसरी तरफ श्री बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, कानूनविद हैं, कानून की उच्चतम पढ़ाई की है, नीचे से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, असम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायरमेंट के बाद लोकायुक्त गोवा के रहे। उसके बाद वो क्या नाम टीडीपी के साथ उन्होंने क्या नाम ये आंध्र प्रदेश में काम किया। तमाम सार्वजनिक जीवन के विभिन्न आयामों में, संविधान सम्मत चीजों में, संविधान की महत्वपूर्ण पोजीशनों पर उनका काम रहा है। उनके तमाम निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा दिखाए गए हैं, चाहे वो सलवा जुड़ूम पे हो, चाहे वो काले धन को लेकर के हो, चाहे यूपीए के शासन में तमाम बातों को लेकर के हो। सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं श्री बी सुदर्शन रेड्डी साहब का व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है संविधान के लिए बहुत ज्यादा उचित है। वो उच्च सुरेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब कानूनविद के तौर पर काम करना इतना महत्वपूर्ण है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना इतना महत्वपूर्ण है, तो उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता में यह आरक्षित ही कर दिया जाए कि व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होना चाहिए? कई चीजों में ऐसी अहर्ता रहती है ना कि उसको यह होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, बेहतर रहेगा उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में अनिवार्य अहर्ता अगर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होना हो जाए? इस सुझाव पर आपकी राय? नहीं हिमांशु भाई, अगर हमने उनकी ज्यादा खूबियां गिना दी तो आपको परेशानी हो गई, ये मेरी समझ से बाहर है। सच बात ये, जो हारताएं हैं उसका निर्णय लेने वाला ना तो मैं हूं। आपका सुझाव एक, अगर आप कानूनविद के तो आपने एक क्या नाम पत्रकार के तौर पर बेहतर हो राष्ट्रपति जी के यहाँ दें या देश की सदन में दें, हो सकता है आपके सुझाव पर विचार हो जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपने चूंकि दो व्यक्तित्वों का कहीं ना कहीं आकलन करने के लिए कहा, तो मैंने उन दो व्यक्तित्वों का आकलन करके अपने बी सुदर्शन रेड्डी साहब को ज्यादा वरीयता दी अपनी योग्यता के आधार पर सुरेंद्र राजपूत ने। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए इसरानी साहब आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं कि इस पद के संदर्भ में योग्यता मतदान का आधार रहता है, या का मानना है कुल मिला के राजनीतिक समीकरण ही तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? जिस तरफ का संख्या बल ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। ये योग्यता की बातें तो ऐसी चर्चाओं के लिए ही बेहतर रहती है। ये बात सही है, योग्यता तो एक तरफ धरी रह जाती है, संख्या बल ही इसमें काउंट करता है। और
राजनीतिक समीकरण ही काम करते हैं, इसमें भी समीकरण वही रहेंगे। बस इतना ही है कि अगर एनडीए के दलों में या जो एनडीए से बाहर हैं, जैसे कि मैंने कहा बीजू जनता दल इधर है न उधर है, ऐसे कुछ लोग आते हैं आगे तो ही समीकरण बदलेंगे, वरना योग्यता का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात सही है कि आम जनता को ये लगता है कि भाई दोनों काबिल लोग हैं। दोनों काबिल मतलब वो राज्यपाल के पद पे हैं, 2 बार सांसद रहे, भले ही वो कम अवधि के लिए रहे हो, एक सुप्रीम कोर्ट जज है, तो इस पद की इतनी गरिमा तो कम से कम है कि एक काबिल आदमी वहां जा रहा है। अब जो भी होगा वो तो ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है भगवान इसरानी जी की कि इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत दोनों ही पक्षों के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, देश आश्वस्त हो सकता है कि सुयोग्य व्यक्तियों के चयन की कोशिश दोनों पक्षों के द्वारा की जा रही है, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन साहब हों और चाहे बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों जिस जिस क्षेत्र में रहे हैं उसमें उन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की है, बेदाग छवि रही है, एक समर्पित नागरिक के तौर पर उन्होंने जीवन को जिया है। समीकरण जो भी नतीजा दे, लेकिन इतना तय है कि तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर सियासत चल रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से बेहतरीन पत्ते फेंके हैं। अब कौन सा पत्ता जीतता है इसके लिए हम 9 सितंबर को इंतजार करेंगे। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सादा प्रणाम।